थाना यजमान की तैनाती 1983 का पूरा साल ABC कोर्सेज़ में गुजर गया, जो कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच, पुलिस लाइंस ब्रांच और दफ्तर SSP में हुआ करते थे। अब D कोर्स के लिए DAG भावलपुर रेंज ने हमें इजाज़त दे दी थी। उन दिनों राना मकबूल अहमद साहब SSP भावलपुर तैनात थे, जिन्होंने D कोर्स के लिए मेरी तैनाती थाना हासिलपुर कर दी थी। मैंने SSP साहब के पेश होकर अर्ज़ की कि सर, हासिलपुर मेरे घर अहमदपुर शर्किया से काफ़ी दूर है, इसलिए मेरी तैनाती अहमदपुर शर्किया से किसी करीबी थाने पर कर दें। और उन्होंने मेरा तबादला थाना मंडी यजमान कर दिया, जो अहमदपुर शर्किया से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। मेरे आने वाली ज़िंदगी में थाना यजमान की आने वाली मुश्किलात ने इस बात को साबित कर दिया कि बाज़ औक़ात सिफारिश पर कराए गए काम किस कदर तकलीफ़ दे साबित हो सकते हैं। क्योंकि मुझे उसी दिन हाज़िरी का हुक्म हुआ था, मैं थाना पर हाज़िरी के लिए भावलपुर से बजरिया बस यजमान रवाना हो गया। ये मार्च 1984 की बात है। शाम के वक्त मैं थाना यजमान पहुंचा। थाने के अंदर मुहर्रिर के कमरा में एक नौजवान बग़ैर वर्दी के बैठा हुआ था, जिसने बताया कि उसका नाम सज्जाद शाह है और थाने का नैब मुहर्रिर है। सज्जाद शाह ने बजरिया टेलीफोन SHO साहब से इजाज़त ली और रोज़नामचा में मेरी हाज़िरी कर ली। क्योंकि मेरी रिहाइश का कोई बंदोबस्त न था, लिहाजा थाना के कमरा में मुझे चारपाई दे दी गई। मैंने अपनी यूनिफॉर्म और अपना सामान कमरे में रखा और यूं अब मैं बाकायदा तौर पर एक थानेदार हो गया था। दूसरे दिन सुबह उठा तो पता चला थाना में कोई मुनासिब बाथरूम ना है, बल्कि थाना की इमारत की पिछली साइड पर छोटी सी चारदीवारी की गई है, जिसे बाथरूम का नाम दिया गया था। उस चारदीवारी के साथ एक नलका भी लगा हुआ था, जिसके साथ नहाया जा सकता था। क्योंकि अब इन्हीं हालात में मुझे रहना था, लिहाजा मैं उसी नलके के नीचे नहाया और यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गया। तकरीबन 10:30 बजे इंस्पेक्टर माहिर अब्दुर्रहमान सियाल साहब थाना पर आए और जिनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया और बोले कि मैं भी बतौर प्रोबेशनर ASI पुलिस में भर्ती हुआ था, इसलिए आपको यहाँ कोई मसला नहीं होगा। मुहर्रिर को बुलाकर कहा, खान साहब यानी मैं, कि खाने का सारा इंतज़ाम आप करेंगे। उस वक्त यजमान इतना बड़ा शहर ना था और ना ही वहाँ किराए के मकान थे। थाना के साथ मुल्हका 3 बोसीदा क्वार्टर्स थे, जिनमें पहले से ही पुलिस मुलाजमीन की रिहाइश थी। थाना यजमान की अपनी कोई सरकारी इमारत न थी, बल्कि ये रेलवे की एक इमारत में कायम था। SHO मार साहब भी कमाल आदमी थे। उनका अंदाज़ गुफ्तगू किसी पुलिस वाला जैसा नहीं था। हर किसी को बड़े प्यार और इज़्ज़त से मुखातिब करते थे। मुहर्रिर को मुहर्रिर साहब और मुझे खान साहब कहते थे। मार साहब ज़िला झंग के रहने वाले थे। वो अपनी फैमिली के साथ थाना से कुछ फासले पर सिविल हॉस्पिटल यजमान में वाक़े मेडिकल अफसर के खाली घर में रहते थे। मार साहब ने मुझे अपने पुराने और तजर्बाकार ASI जामताज मरहूम के साथ अटैच कर दिया, जिन्होंने मुझे तफ्तीश मुकदमा, इस्तगासा बनाना और ज़िमनी लिखना सिखाना था। अहम मुकदमात, कत्ल और इक़दाम कत्ल की तफ्तीश मार साहब खुद करते और मुझे ज़िमनियाँ लिखवाते थे। वो बोलते थे और मैं लिखता था। मैंने अपनी पूरी सर्विस में उन जैसा समझदार और बाखलाक पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। थाना यजमान का एक अहम किरदार चाचा अल्लाह वसाया था, जिसका कबल अजीम मैं जिक्र करना भूल गया। चाचा अल्लाह वसाया हमेशा सफ़ेद रंग के केटी के कुर्ते और सफ़ेद रंग की धोती में मलबूस होता था और सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी होती थी। नया यामा मोटरसाइकिल हमेशा उसके पास होता था, जिसकी वो अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करता था। चाचा अल्लाह वसाया हर आने वाले SHO का ख़ास ताबेदार कांस्टेबल था। चाचा अल्लाह वसाया भी मुझे अपने साथ इलाका में ले जाता। मैंने उससे भी काफ़ी बातें सीखी। वो हमेशा मुझे पॉलिसिंग के गुर सिखाता था और बताया करता था कि पुलिस ऑफिसर आवाम से जितना दूर रहे उतना उसके लिए बेहतर है। अगर आवाम और पुलिस के दरमियान फासला ख़त्म हो गया तो फिर आवाम पुलिस के सर पर सवार हो जाएगी और इस तरह पुलिस का आवाम पर कंट्रोल और डर ख़त्म हो जाएगा। वो जब भी इलाका में अपने साथ ले जाता, मुझे एक तरफ अलहदा चारपाई पर बिठाता, जिस पर रंगीन खेस बिछा होता था। एक एक करके लोग मेरे पेश होते और दरख्वास्त या तफ्तीश के सिलसिला में मुझसे बात करते। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर चाचा अल्लाह वसाया अपने काम का माहिर था
और वह इलाका थाना यजमान के लोगों की नफ्सियात को बाखूबी समझता था। अंग्रेज़ ने इसी तरह बरसगीर पर हुक्मरानी की। पुलिस दहशत की अलामत हुआ करती थी। एक कांस्टेबल पूरे गांव को पकड़ कर ले आता था, मगर जबकि आज हज़ारों की नफरी वो काम नहीं कर सकती जो काम अकेला SHO कर लिया करता था। आज वो काम DIG भी नहीं कर सकता और पुलिस जूते खा रही है। मेरा ये थाना यजमान की तैनाती को 2 माह गुजर चुके थे। मई का महीना था। मैं थाने में सो रहा था कि अचानक नायब मुहर्रिर सज्जाद ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर सज्जाद ने मुझे बताया कि चक नंबर 65 से एक आदमी ने आकर बताया है कि वहाँ मियाँ बीवी का कत्ल हो गया है, और कत्ल होने वाला चक का नंबरदार था जो अपनी बीवी के साथ सेहन में सोया हुआ था कि किसी नामालूम कातिल ने उसे और उसकी बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। SHO साहब थाना पर आ रहे हैं, आप भी फौरी तैयार हो जाएं। मैंने फौरी तौर पर वर्दी पहनी और तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद SHO माहर अब्दुर्रहमान साहब भी थाना पर आ गए। जाम ताज ने थाना से ज़रूरी कागजात लिए और हम SHO साहब की प्राइवेट कार में मौका पर रवाना हो गए। उन दिनों थाना पर कोई सरकारी गाड़ी नहीं हुआ करती थी। चाचा अल्लाह वसाया भी अपने मोटरसाइकिल पर हमारे साथ था। तकरीबन आधा घंटे की मुसाफत के बाद हम चक नंबर 65 पहुंच गए थे। जिस जगह पर लाशें पड़ी थीं वो हवेली नुमा इमारत थी। अंदर दाखिल हुए तो सामने सेन पर एक चारपाई पर एक आदमी की लाश पड़ी थी जिसकी उम्र 40-45 साल थी और वो सीधा लेटा हुआ था। उसकी आधी गर्दन कटी हुई थी। मैंने पहली दफ़ा किसी कत्ल हुए बंदे की लाश देखी थी। चारपाई से तकरीबन 20-25 फुट के फासले पर एक औरत की लाश थी जिसकी उम्र 35-40 साल होगी। उसके सर, गर्दन और कमर पर शदीद ज़ख्म थे। देखने में वो हामला महसूस होती थी। औरत के हाथ भी ज़ख्मी थे। लगता था कि वो अपने बचाव की कोशिश करती रही है। अचानक चाचा अल्लाह वसाया ने मुझे इशारा किया तो मैंने सामने देखा दीवार पर एक कौवा बैठा था जिसकी चोंच में इंसानी उंगली थी। कौवा हमें अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर उड़ा तो वो उंगली उसकी चोंच से नीचे ज़मीन पर गिर गई। ये उंगली उस औरत की थी जो अपने बचाव में किसी तेज़ धार आला को रोकती रही जिससे उसकी उंगली कट गई। ये देखकर मेरा जी मतलाना शुरू हो गया और मैंने SHO साहब से बाहर जाने की इजाज़त मांगी।